नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। मैं सुनील चौरसिया। आज फिर पढ़ेंगे साइंस अगले टॉपिक के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का महत्वपूर्ण चैप्टर भोजन के घटक या कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। ठीक है दोस्तों, जब भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात आती है तो हम देखते हैं कि आता है संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन की जब बात करेंगे तो हम देखते हैं कि संतुलित भोजन से तात्पर्य क्या होता है कि ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, संतुलित भोजन कहलाता है, बैलेंस्ड डाइट कहलाता है। अब देखिए, अब पोषक तत्व जो होते हैं वही भोजन के घटक होते हैं, वही भोजन के भाग होते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, विटामिन की बात करेंगे, वसा की बात करेंगे और प्रोटीन की बात करेंगे। ठीक है, और हम देखते हैं खनिज लवण की बात करेंगे, या इसी को बोलेंगे मिनरल साल्ट। और इसी के अंतर्गत हम जल की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम देखते हैं वही भोजन के आवश्यक तत्व होते हैं, घटक होते हैं, और हम देखते हैं कितने होते हैं। इस प्रकार हम 6 पर अध्ययन करेंगे: कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, मिनरल साल्ट और वाटर। अब इनमें से कुछ हम देखते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं और कुछ हम देखते हैं अकार्बनिक पदार्थ। तो जब भी यहाँ कार्बनिक पदार्थ की बात होती है तो हम देखते हैं कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो हम देखते हैं ये होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, और ये होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहां अब तो जब भी कार्बनिक पदार्थ की बात होगी तो हम देखते हैं ऊपर के जो 4 होते हैं ये सब क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। और जब हम देखते हैं अकार्बनिक पदार्थ की बात होगी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात होगी, तो नीचे के 2 होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब यहां से देखिए आपका जब भी क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जिसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, ऐसा कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जिसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, तो हमने चर्चा की थी इस पर। तो हम देखते हैं कौन सा ऐसा कार्बनिक पदार्थ है, तो हमें तुरंत मेमोरी में आ जाना चाहिए कि ऊपर जो 4 होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो कौन सा ऐसा कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, तो फैट्स। ऐसा कौन सा कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका कोई कैलोरी मान नहीं होता है, तो हम देखते हैं फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, विटामिन आ जाएगा। एथलीट को या कठिन परिश्रम करने वालों का मुख्य आहार होता है, तो हम देखते हैं जब भी मुख्य आहार की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, वसा आ जाएगा, फैट्स आ जाएगा। कठिन परिश्रम करने वाले को तुरंत एनर्जेटिक करने के लिए, राहत प्रदान करने के लिए किस कार्बनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आ जाए कि बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से कार्बनिक पदार्थ का यूज सबसे अधिक होता है या टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, तो फिर इसमें हम देखते हैं क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। ये बच्चों के विकास के लिए, वृद्धि के लिए, तो सभी का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक एक को हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो देखिए इस पर हमने चर्चा की थी कार्बोहाइड्रेट पर, और बतलाया था हमने कि एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, और कंपाउंड क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, और मिक्सचर यानी मिश्रण क्या होते हैं। तो जब भी हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हैं, तत्व हैं, यौगिक हैं, मिश्रण हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, कार्बोहाइड्रेट हैं, तत्व हैं, यौगिक हैं, मिश्रण हैं। तो इस पर हमने पहले फोकस किया था कि एक शब्द आता है एलिमेंट यानी तत्व, है ना, देख ले इसको। और एक हमने पढ़ा था कंपाउंड
या इसी को क्या बोलते हैं, यौगिक। और एक शब्द आता है अपना मिक्सचर, या इसी को बोलते हैं मिश्रण। ठीक है दोस्तों, तो छोटी कक्षाओं से हम पढ़ते आए हैं, सभी की डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं। तत्व की परिभाषा हम क्या पढ़ते आए हैं, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी तत्वों के क्या होते हैं, अपने सिंबल होते हैं, संकेत होते हैं। और हम देखते हैं तत्व की परिभाषा क्या होती है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होते हैं। ठीक है, परमाणु की बात हो रही है, एटम की बात हो रही है। यानी इसकी बात करेंगे H2, N2, O2, है ना, O3, ये सब क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। और सभी में देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन के 2 मोल, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, इसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसमें ऑक्सीजन के 2 हैं और इसमें ऑक्सीजन के 3। अब हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सभी क्या हैं, तत्व हैं, यौगिक हैं, मिश्रण हैं। तो हम देखते हैं तत्वों के संकेत होते हैं और एक ही प्रकार के। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन देख रहे हैं तो हाइड्रोजन के ही 2 परमाणु हैं, नाइट्रोजन के ही 2 परमाणु हैं, इस प्रकार से ऑक्सीजन के और 2 और 3 परमाणु हैं। यानी ये क्या होंगे, सभी तत्व, ना कि यौगिक। यौगिक की परिभाषा क्या होती है, 2 या अधिक पदार्थों के या तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। यानी यौगिक की बात होगी तो तत्वों की संख्या क्या होगी, 2 या अधिक। और यौगिक की पहचान क्या होती है, इनके जो मूल यौगिक के गुणधर्म होते हैं, जिनसे मिलकर ये बने होते हैं, उनसे सर्वथा भिन्न होते हैं। इसका हमने पढ़ा हुआ है। अब यौगिक की बात करेंगे, यानी यौगिकों का अपना सूत्र होता है। जितने भी सूत्र होते हैं सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, यौगिक के अंतर्गत। जैसे जल, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, कुछ भी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हो जाएंगे, यौगिक। अब पहचान, इसमें हम देखते हैं 2 तत्वों के परमाणु हैं, इसमें भी हम देखते हैं, इसमें भी देखते हैं, कुछ भी आ जाए, अमोनिया आ जाए, जितने भी सूत्र होते हैं सभी क्या होते हैं, यौगिक। मिश्रण की बात करते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है कि हम देखते हैं 2 या अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। यानी जितने भी विलयन होते हैं सभी क्या होते हैं, मिश्रण। इनका कोई सूत्र नहीं होता है ना। तो हम देखते हैं जैसे वायु की बात करें तो वायु हम देखते हैं विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण। और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है वायु है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तो वायु का अपना तो संकेत होता है, ना ही इसका सूत्र होता है। तो हम देखते हैं वो सब क्या होते हैं, मिश्रण। ठीक है, अब यहीं पे हम पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, CH2O × N। यानी जब भी यदि कार्बोहाइड्रेट को पूछा जाए तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तो पक्का कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है। और जिनके भी सूत्र होते हैं सभी क्या होते हैं, यौगिक। तो यौगिक हो जाएगा। पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन बनेगा तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तो यौगिक। अब किससे मिलकर बने होते हैं, अब पक्का है कि यौगिक है तो हम देखते हैं 2 से अधिक तत्व होंगे, 2 या अधिक तत्व होंगे। तो हम देखते हैं किससे मिलकर बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं। ठीक है, किससे किससे मिलकर बने होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप देख रहे हो कि जब इसके बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या होता है, CH2O × N। यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, क्रमशः। तो हम देख रहे हैं कार्बन जहाँ 1 है वहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। यानी जब भी बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है तो हम देखते हैं 1:2:1। तो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 1:2:1, 2:1, इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो हम क्या देखेंगे, 1:2:1। अब जब भी यदि हम देखते हैं हमारे शरीर की कितने प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा की जाती है, तो हम देखते हैं सबसे अधिक यानी 50 से 75% ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, कार्बोहाइड्रेट के। ये ऐसे कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं, ये ऐसी कौन सी भोजन के घटक हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर की सबसे अधिक ऊर्जा की पूर्ति की जाती है। तो हम देखते हैं नाम क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट।
अब की जाती है तो कितने प्रतिशत ऊर्जा की मात्रा की पूर्ति की जाती है, तो 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति की जाती है। ठीक है, अब इनका कैलोरी मान कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी मान कितना होता है, तो हम देखते हैं 4.2 किलो कैलोरी। तो यहाँ की से तात्पर्य किलो से है और Cl से तात्पर्य कैलोरी से है। अब यहाँ एक शब्द आया कैलोरी, तो कैलोरी क्या है, ऊर्जा की यूनिट, इसीलिए इसको कैलोरी लिख देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का कैलोरी मान होता है तो 4.2 किलो कैलोरी। अब यहाँ हम देखते हैं, बात करते हैं कि आपका जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, 1-2 बार क्वेश्चन आया पुलिस में कि कठिन परिश्रम करने वालों को, या हम देखते हैं एथलीट को तुरंत एनर्जेटिक करने के लिए, राहत प्रदान करने के लिए किस कार्बनिक पदार्थ को दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम कठिन परिश्रम करते हैं, हार्ड मेहनत करते हैं, तो हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि क्या पीते हैं, फलों का रस वगैरह, जूस वगैरह, तो ये सब क्या होते हैं, जब भी जूस की बात, ग्लूकोज की बात करेंगे, फ्रक्टोज की बात करेंगे, तो ये सब क्या होती हैं, शर्कराएं होती हैं, और हम देखते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब इनकी बात करते हैं कि कितने वर्गों में बांटा जाता है कार्बोहाइड्रेट को, तो हम देखते हैं मुख्य रूप से कितने टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो हम पढ़ेंगे कितने, 3 टाइप्स पढ़ते हैं। कौन कौन से, तो हम देखते हैं मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, तो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप हो गया मोनोसैकेराइड्स। दूसरे की बात करें तो होता है डाइसैकेराइड्स, ठीक है, डाइसैकेराइड्स। ठीक है, तीसरे टाइप की बात करेंगे तो हम देखते हैं होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, तो इसे कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, 3 प्रकार के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये तो सरल क्वेश्चन आ जाएगा। अब मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, तो हम देखते हैं मोनोसैकेराइड की जब बात करेंगे, यानी हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो एक अणु, ये क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड जो होते हैं ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो यदि आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम समूह कौन सा है, तो हम देखते हैं मोनोसैकेराइड। इनकी हम बात करते हैं, इनके सूत्र की बात करते हैं, तो इनका सूत्र क्या होता है, तो हम देखते हैं इनका सूत्र जो होता है C6H12O6। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, इसमें ग्लूकोज, ठीक, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मोनोसैकेराइड शर्कराएं हैं, तो चाहे ग्लूकोज की बात करें, चाहे हम देखते हैं फ्रक्टोज की बात करें, चाहे हम देखते हैं गैलेक्टोज की बात करें, ये सभी क्या होती हैं, मोनोसैकेराइड। ठीक है, इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो C6H12O6। डाइसैकेराइड की बात करेंगे तो हम देखते हैं ये मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से मिलकर बने होते हैं, कि 2 अणुओं
से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इस पर चर्चा की थी। मोनोसेकेराइड के जब दो अणु मिलते हैं उनका जल अपघटन होता है, तो हम देखते हैं इनका सूत्र क्या हो जाएगा। जब इनके सूत्र की बात करेंगे तो इनका सूत्र जो होता है तो हम देखते हैं C12H22O11। ठीक है, तो डाइसेकेराइड का सूत्र क्या हो जाएगा C12H22O11। क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है मोनोसेकेराइड के दो अणुओं के जल अपघटन से बनते हैं। तो क्या होता है, एक हम देखते हैं C6H12O6, एक मोनोसेकेराइड ये हो गया, और हम देखते हैं C6H12O6, एक अणु ये हो गया। अब इनका जब जल अपघटन कराते हैं तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या बनेगा, C12 और H22 और O11, यानी ये क्या हो जाएगा, डाइसेकेराइड। ठीक है, तो डाइसेकेराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C12H22O11। अब पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो दो से अधिक है ना, तो इसमें लिख सकते हैं यह अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी अनेक या दो से अधिक अणुओं के मिलने से बनते हैं। इनकी बात करेंगे कि इनका सूत्र क्या होता है, तो इनके सूत्र की बात करेंगे तो हम देखते हैं C5H11O5 इंटू N लगा देते हैं। क्यों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो इस प्रकार से अब देखते हैं इसका जो सूत्र हो जाएगा तो हम देखते हैं C6H11O5 इंटू N हो जाता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, स्टार्च। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, सेल्यूलोज, ठीक है, काइटिन, ठीक है, ग्लाइकोजन, ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल हो जाते हैं। डाइसेकेराइड की बात करेंगे तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सुक्रोज, ठीक, और माल्टोस, सुक्रोस, माल्टोस और लैक्टोस। ये डाइसेकेराइड होते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड है, कौन सा डाइसेकेराइड है, कौन सा पॉलीसेकेराइड है, यानी एक अणु, दो अणु और अनेक अणु। इसका C6H12O6 है ना, C12H22O11, और इसमें क्या हो जाएगा C6H11O5 इंटू N होता है। तो इस प्रकार से इनको, अब यदि और कठिन क्वेश्चन आता है तो यहाँ से पूछ लेते हैं कि जितनी भी डाइसेकेराइड होती हैं तो डाइसेकेराइड किससे मिलकर बनी होती हैं, तो हम देखते हैं मोनोसेकेराइड से। अब डाइसेकेराइड हमने कितनी देखी, जैसे हमने देखी सुक्रोस है ना, ये हमने देखी सुक्रोस, ये डाइसेकेराइड है। तो सुक्रोस जब भी पढ़ेंगे तो ये डाइसेकेराइड है। अब डाइसेकेराइड की बात करेंगे तो हम देखते हैं किससे मिलकर बनी होती है, मोनोसेकेराइड से। तो जब सुक्रोस की बात करेंगे तो किन मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बनी होती है, तो हम देखते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब सुक्रोज क्या है आपकी, डाइसेकेराइड। अब पक्का है कि डाइसेकेराइड होगा तो मोनोसेकेराइड, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या है, मोनोसेकेराइड है। अब हम देखते हैं दूसरी जो
डाइसैकेराइड होती है तो क्या होती है, तो हम देखते हैं माल्टोस। अब माल्टोस भी क्या है, डाइसैकेराइड। अब यदि डाइसैकेराइड है तो किन दो मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बनी होती है, तो हम देखते हैं ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बनी होती है, यानी ग्लूकोज और प्लस में ग्लूकोज, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब अगली डाइसैकेराइड की बात करते हैं तो क्या होती है, लैक्टोस। ठीक है, लैक्टोस। अब लैक्टोस की बात करेंगे तो डाइसैकेराइड तो है, लेकिन डाइसैकेराइड है तो पक्का है कि मोनोसैकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बनी होती है। तो किससे मिलकर, तो हम देखते हैं ग्लूकोज और प्लस में क्या आ जाएगा, गैलेक्टोस। गैलेक्टोस, इस प्रकार से ये आ जाएगा। जब भी आपका कठिन क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षाओं में तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं निम्नलिखित में से कौन सी डाइसैकेराइड नहीं है, कौन सी मोनोसैकेराइड है या नहीं है, या कौन सी पॉलीसैकेराइड है अथवा नहीं है। तो हम देखते हैं कि जब भी डाइसैकेराइड की बात होगी तो मोनोसैकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बनी होती है, और ये सभी जो ब्रैकेट में लिखी है सब क्या हैं, मोनोसैकेराइड हैं। अब यदि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर हम देखते हैं, पूछ लेते हैं कि कौन सी शर्करा किससे संबंधित है। अब जैसे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने कौन सी शर्करा को पढ़ा, ग्लूकोज। अब यदि क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज तो रक्त में पाई जाने वाली शर्करा, क्वेश्चन यदि आता है कि रक्त शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है, ब्लड शुगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम देखते हैं ग्लूकोज। यह रक्त में पाई जाने वाली शर्करा है ग्लूकोज। फ्रक्टोज, आपका पुलिस में एसआई में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फलों में पाई जाने वाली शर्करा, फलों में पाई जाने वाली शर्करा, तो आंसर क्या होगा, फ्रक्टोज। अब यदि आता है कि सबसे मीठी शर्करा, तो भी आंसर क्या होगा, फ्रक्टोज। ठीक है, तो जब भी पूछते हैं फलों में पाई जाने वाली शर्करा तो भी फ्रक्टोज, और यदि आ जाए कि सबसे मीठी शर्करा तो भी क्या लिखेंगे, फ्रक्टोज। गैलेक्टोस, इसके बाद तो हम देखते हैं गैलेक्टोस क्या होता है, गन्ने दूध में पाई जाने वाली शर्करा। तो हम देखते हैं जब गैलेक्टोस की बात करेंगे तो हम देखते हैं, गैलेक्टोस की बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं, जब भी गैलेक्टोस की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा गैलेक्टोस। तो हम देखते हैं गैलेक्टोस की बात करेंगे तो हम देखते हैं अनाज में पाई जाने वाली शर्करा। ठीक है, अब क्या है, सुक्रोस। ठीक है, तो सुक्रोस की बात करते हैं तो सुक्रोस किस में, तो हम देखते हैं सुक्रोस को हम पढ़ ही चुके हैं। सुक्रोस क्या है, हम देखते हैं गन्ने में, चुकंदर में, तो इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो हम देखते हैं सुक्रोस। माल्टोस, कई बार आपका परीक्षा में पूछ लेते हैं माल्टोस। तो माल्टोस क्या है, जब भी अंकुरण की बात होगी कि हम देखते हैं अंकुरित बीजों में, अंकुरित अनाज में, अंकुरित मटर में, अंकुरित चने में, यानी केवल और केवल अंकुरण की बात हो रही है, तो सभी में कौन सी शर्करा पाई जाएगी, माल्टोस। ठीक है, लैक्टोस, तो हम देखते हैं दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या हो जाएगी, लैक्टोस। स्टार्च, तो हम देखते हैं पौधों में पाई जाने वाली शर्करा, प्लांट में। कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है कि पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थ किसके रूप में संचित होते हैं, तो हम देखते हैं स्टार्च। ठीक है, तो पौधों में पाई जाने वाली शर्करा स्टार्च। सेलुलोज, तो हम देखते हैं कोशिका भित्ति में पाई जाने वाली शर्करा, या हम देखते हैं पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल वाल जो होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। काइटिन, बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है, जीवाणु की, काइटिन की। ग्लाइकोजन, तो जंतुओं में पाई जाने वाली शर्करा। यह आ जाता है क्वेश्चन कि जंतुओं में भोज्य पदार्थ किसके रूप में संचित होता है, तो हम देखते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। जंतुओं में भोज्य पदार्थ किसके रूप में संचित होता है, तो ग्लाइकोजन में। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हम देखते हैं जब भी इसकी बात होगी, ग्लाइकोजन की बात होगी, तो हम देखते हैं जंतुओं में पाई जाने वाली शर्करा होती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, इनमें हमने शर्कराओं को पढ़ लिया, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। इस प्रकार से हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को हमने कंप्लीट कर लिया। तो कार्बोहाइड्रेट से इतने सारे क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएंगे।
ठीक है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और इसकी। अब रोग की बात करेंगे, ये हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से। तो जब कार्बोहाइड्रेट की बात होगी तो हम देखते हैं इससे कोई रोग नहीं आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब कार्बोहाइड्रेट की बात होगी तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा, शरीर स्थूल या भारी। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो हम देखते हैं हमारे शरीर की जो कार्य क्षमता होती है ना, चाहे हार्ट की बात करें चाहे लीवर की बात करें, तो कार्य क्षमता घट जाती है ना। तो इस प्रकार से इससे संबंधित रोग हो जाएंगे। तो कर दोगे, इसको बंद कर दोगे। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ा। तो इसको दोस्तों अच्छी तरह से तैयार करना है इसके लिए, और कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो, तो आपसे बनेंगे। तो आप जुड़े रहिए लगातार वीडियो के साथ। आज की क्लास इतनी थी, धन्यवाद।